मैं बिना सो के एक भी रात नहीं सोई। तो हमने कहा भाई तो एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, थोड़ा सा पीसफुल लाइफ है। कहते नहीं पापा, फौज में तो फौज का मतलब तो इन्फेंट्री है, अरे अरे। मुझे फौज में जाना है, इन्फेंट्री में ही जाना है, और इन्फेंट्री में मेरे को कमांडो बनना है। तो ये उसके अंदर इनर इंस्टिंक्ट शुरू से ही था, मेरे को कमांडो ही बनना है। और उसी पैशन में उसने अपना जो ट्रेनिंग पीरियड था आईएमए का, एनडीए का, वो बड़े डिस्टिंक्शन से क्वालिफाई किया उसने। उस टाइम उसको पैर में गोली भी लगी थी सिनेमैटिक टाइम में शायद। नमस्कार, जय हिंद। अदम्य साहस के स्वरूप नामुमकिन को मुमकिन करने वाले चिंटू भैया कह सकते हैं, इफ्तिकार भट्ट कह सकते हैं, मेजर माइक कह सकते हैं, और मेजर मोहित शर्मा सर को सैल्यूट करता हूं। आज पूरे भारतवर्ष का ये जो दिवस है, जो हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास में अपने शौर्य की एक कहानी जोड़ने वाले, ना ही सिर्फ अपने परिवार को, अपने समाज को, पूरे देश को, पूरी भारतीय सेना को गर्व महसूस करवाने वाले, गौरवान्वित फील करवाने वाले मेजर मोहित शर्मा सर को मैं टीडीए की तरफ से, टीडीए पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसी है आप लोगों की तबीयत, कैसी है तबीयत? ठीक है जी माता जी, पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा। पहला सवाल जो मेरा पर्सनली मेरा बहुत मन था पूछने का, कि चिंटू भैया का बचपना कैसा था? जैसे कितनी शैतानी थी, कितना नादानी थी, थोड़ा सा प्लीज बताइए। उसका बचपन एक बिल्कुल अलग तरीके का था। वो अपने आप में बहुत ही मतलब खुश मिजाज, शरारती, और उसको मतलब डॉग्स वगैरह से बहुत प्यार था। और छोटे बच्चे में उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। अब मैं बच्ची थी तो वो पीछे से अपना ड्राइंग करके कुछ कुछ बनाता रहता था। फिर मुझे हम लोगों को परेशान भी करता था। अपने भाई तो उसकी जो दोस्ती रहती थी अपने से बड़े बच्चों के साथ, तो हाँ उनसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था। उसको लगता था कि सब लोग मुझे मतलब प्यार देंगे, और मैं मतलब जो कुछ करूंगा तो मेरे को सब बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरीके से उसका था। और खेल कूद में बहुत अच्छा था, मतलब खेलता था, शरारतें करता था। तोड़ फोड़ में कोई चीज आ जाती थी, जब तक उसको खोल के तोड़ के देख नहीं लेता था कि इसमें क्या है, उस तब तक उसकी तबियत वो नहीं, तसल्ली नहीं होती थी। स्कूल में सबसे पहले वो मानसली में हमने उसको एडमिट कराया था, तो उसको टीचर भी उससे खरगोश कहकर ही बुलाती थी। तो खरगोश ऐसे, कान भी खरगोश जैसे है। तो ये स्कूल से बहुत हाजिर इसलिए जवाब था, था। मतलब रोज या छुट्टियां भी मारते थे, एक्सक्यूज भी देते थे कि मन नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि एक तो माँ शक्ति, माँ इसलिए शक्ति कि उसको जाना है ऑफिस, तो बच्चे को स्कूल भेजेगी तभी जाएगी। तो इसलिए उनको पता है कि घर में भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए स्कूल जाके तो कुछ कर लेंगे। तो इसलिए स्कूल में उन्होंने कभी मना नहीं करा जाने के लिए। स्कूल अपना रेगुलर जाता छोटेपन से ही। डे बोर्डिंग में भी कुछ दिन छोड़ा, वहां पढ़ते थे लोग साउथ एक्स में, थोड़े दिन डे बोर्डिंग में भी रहे, लेकिन सब टीचर्स के मतलब ही चाइल्ड था सब। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी शरारतें ऐसी नहीं थी कि जो किसी को परेशान करे। उसकी शरारतें ऐसी थी कि किसी के मन को मोह ले, मतलब अट्रैक्ट कर ले। नाम ही माता जी, नाम ही देखिए ना, मोहित, सबके मन को मोहने वाला। बहुत चुन के नाम रखा था आपने। बस समय की बात। किन्होंने रखा था ये नाम? नहीं, बस जैसे हम लोग को एक था कि हम एम पे रखेंगे, बड़े का हमने मधुर रखा, तो छोटे का हमने मोहित रख लिया कि भाई चलो ये उससे भी ज्यादा प्यारा है, दोनों ही प्यारे हैं बच्चे। क्या बात। तो मधुर भी लगता हुआ है, मोहित भी उतना ही टची है। हमने हमेशा सुना है कि आपने मना किया था स्टार्टिंग में कि आर्मी में नहीं जाना है। वो वाला क्या वाकया था? कब आपको पता चला कि इसने एनडीए का फॉर्म भरा है? स्टार्टिंग से प्लीज बताइए। एनडीए फॉर्म का हमें पता नहीं था कोई भी। उसके स्कूल में कोई दोस्त था, उसने भी बताया होगा किसी से उसको, इस तरह से एनडीए की भी सर्विस होती है जिससे मिलिट्री में चले जाते हैं। तो उसने हमसे बिना पूछे ही फॉर्म भर दिया था जब 12th क्लास में था। और एग्जाम के बाद में अपना वो पेपर ही दे आया था, और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तब हमको पता लगा था इसने जब एग्जाम दे के आ गया था, इसने कोई एनडीए पेपर दिया है। इन टाइम पर हम नहीं चाहते थे कि वो आर्मी में ज्वाइन करते, क्योंकि हमारी फैमिली में जनरेशन में कोई आर्मी डिफेंस में नहीं था, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते थे। इसी उसमें कि उसको एनडीए में जाना है, उसने इंजीनियरिंग वगैरह के लिए कॉम्पिटिशन में नहीं दिया, तो बंक मार दिया उसने। फिर भी हमने सोचा था वो इंजीनियरिंग कर लेगा बड़े भाई की तरह से, दोनों भाई अपना लाइफ में सेटल हो जाएंगे ठीक से। हमने उसको महाराष्ट्र में
एडमिशन दिला दिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। मेरिट बेसिस पे। उसके बाद जैसे रिजल्ट आया एनडीए का एग्जाम था, तो हमने उसको कंपेयर नहीं किया, तुम क्वालिफाई कर गए हो। लेकिन उसको एक डाउट था कि मैं क्लियर कर गया हूँ। उसने हमसे पूछा कि मेरा कोई एनडीए से लेटर आया, हमारा कोई लेटर नहीं आया। तो उसने फिर अपने सोर्सेस इंटरनेट वगैरह से कंफर्म कर लिया कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, और मेरा भोपाल में एसएसबी का इंटरव्यू इस डेट से इस डेट तक है। इसके हमें कोई नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। उसके बाद उसको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि बिना एसएसबी इंटरव्यू दिए ही उसने अपना हॉस्टल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज की सिक्योरिटी वापस ले ली, सारा सामान पैक किया और सारा सामान लेके वो भोपाल रेलवे स्टेशन पे आ गया। लोग रूम में सामान रखा और एसएसबी देने के लिए वो चला गया। 7 दिन वहां पे रहा वो। जब एसएसबी को रिकमेंड हो गया तब उसने स्टेशन पर आके आपको फोन किया कि पापा देखो, आपने तो हमको बताया नहीं था, मैं क्वालिफाई कर गया हूँ एनडीए के लिए, लेकिन मैंने एसएसबी क्लियर कर लिया है, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। क्या बात। इस तरह से जो था उसने एनडीए। शायद ये सीन थोड़ा मोड़ा आपके साथ भी कुछ हुआ था ना, कि आपके पापा ने भी शायद मना किया था या कुछ ऐसा कुछ मधुर ने बताया था। हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने अपने पीजी के क्वालिफिकेशन के बाद में कंपटीशन दिया था इंडियन नेवी के लिए। तो उसमें थोड़ा रिजल्ट आना डिले हो गई। मीनवाइल हमारी मैरिज सेटल हो गई, हमारी मैरिज हो गई। मैरिज के 2 महीने बाद वहां से लेटर आ गया कि आप जो है क्वालिफाई करते हैं और आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो वो लेटर भी हमारी छुपा कर लिया। अब 1 साल बाद आपको बताया हमारा लेटर ऐसे आया था, अब हमने आपको नहीं बताया, नहीं तो आप खुद चले जाते और आप आर्मी जाते थे, आपकी वाइफ घर पर अकेले रह जाती थी। तो मैंने बच्चों हम नहीं कर सके, शायद हमारा बेटा जो है शायद उसको बिल्कुल मैं बस आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के घर से एक ऐसे हीरे ने जन्म लिया जिसके प्रकाश से, जिसके चमक से आज पूरा देश चमक रहा है। देश का पूरा यूथ जनरेशन उनको अपने आइडल की तरह देखता है। और खासकर आज मैं जिस मुकाम पे भी पहुंचा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको मिलके भी बताया था कि ये सिर्फ उनका ही आशीर्वाद है और उनका ही इंस्पिरेशन है कि आज मैं यहाँ तक भी पहुंच पाए। ऑल क्रेडिट गोज टू। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो अगला मैं माता जी आपसे पूछना चाहूंगा कि वो डांस में भी एकदम परफेक्ट थे, सिंगिंग में भी परफेक्ट थे। ये सब जो रुझान था, ये बचपन में कहीं से सीखा था या अचानक देखते देखते? अंदर से ही इमोशंस मतलब थे, उठते थे। वो हर चीज को मतलब एंजॉय करता था, खेल को भी एंजॉय करता था। थोड़े दिन उसने क्रिकेट भी खेली भाई के साथ। उसके बाद उसने माउथ ऑर्गन सीख लिया, माउथ ऑर्गन बजाना शुरू किया। उसके बाद उसने जो है कैसियो हम लोग लाके दिए, बोले माउथ ऑर्गन पुराना हो गया, फिर कैसियो उसने बजाया। फिर थोड़े दिन एक यहाँ टीचर रहते थे म्यूजिक के, उनसे हारमोनियम भी सीखा उसने। थोड़े दिन गया, फिर उसने कहा नहीं अपनी में। तो उसके बाद में उसने जो है गिटार पर उसने अपना किया, गिटार पर उसने शुरू कर दिया। तो उसके जो पैशन थे अलग अलग थे, और लेकिन परफेक्टली, ये नहीं कि मतलब कोई काम अधूरा, जो काम करता था उसको परफेक्टली करता था। अगर उसने माउथ ऑर्गन बजाया तो बहुत अच्छा बजाया, गिटार सीखा मतलब बजाया तो बहुत अच्छा सीखा, कैसे बजाता था बहुत अच्छा। मतलब ये नहीं कि कोई चीज को उसने बीच में छोड़ दिया हो। और यही लाइफ उसने जो फौज में, तो आप सबके सामने बिल्कुल अपने पैशन को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। ये उसका अपना बाय बर्थ ही कह लीजिए, या उसके संस्कार इस तरीके से आए कि उसने कभी अपने आप को मतलब आप नहीं छोड़ा, मतलब पूर्व नहीं छोड़ा, मतलब पूर्व नहीं छोड़ा, पूर्व नहीं छोड़ा, अधूरा नहीं छोड़ा कभी। हर चीज में उसने अपने आप को कंप्लीट करके छोड़ा। अच्छा, बहुत वैसे तो बचपन के बहुत सारे किस्से हों। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा किस्सा आप बताइए जिसमें इतना गुस्सा आ गया हो कि ऐसे इतनी शरारत कौन करता है। वैसा कोई किस्सा हो तो प्लीज हम लोगों को बताइए। मैंने उसको कभी नहीं मारा, दोनों बच्चों में से भी किसी को नहीं मारा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि गुस्सा आता था गुस्सा, ये नहीं कि तो मैं सोचती थी कि किसी को बोलती थी कि इसको ले आओ पकड़ के, मैं जाऊंगी तो फिर मेरे से आएगा नहीं, फिर मैं इसको खींचूंगी, कुछ मेरा हाथ छूट जाएगा, तो मेरे फिर पूरे दिन 10 दिन मेरे 2 दिन खराब हो जाएंगे कि मैंने क्यों मारा। देखिए बच्चे हैं, टॉलरेंस पेरेंट्स में होनी चाहिए। मारने से बच्चे कभी भी नहीं ठीक होते हैं। उनकी फीलिंग्स आप जज करेंगे, उसी के बाद मतलब आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे भी मतलब आपको सीखेंगे कि भाई हाँ पेरेंट्स हमने गलती की है, तभी वो मानेंगे। पीटने से नहीं मानेंगे कि उन्होंने कोई गलती की है। आप आ जाएंगे, उसके बाद जब गुस्सा उसका उतर जाएगा, मुझे भी गुस्सा आया होगा, उसको भी गुस्सा होगा, फिर वो आएगा, आदि के बाद गुस्सा उतरेगा उसका, ठीक है मम्मी मेरे से गलती हो गई, अब आप गुस्सा तो नहीं मेरे से, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ माँ कि मेरी मम्मी आपसे क्यों नहीं मिली पहले, उनको अगर पता रहता तो मुझे भी मार दी। मार पड़ी थी? हाँ मुझे पड़ी। मैंने बच्चों को तो ये बात मेरे को भी कहती है कि ये ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों को हाँ बहुत रेयर। बस ये है फिर मम्मी मारने के बाद खुद भी रोने लग जाती थी कि मैंने क्यों मारा।
ठीक है, बहुत टचिंग होता है, बच्चे को नहीं मारना जी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कोई सा किस्सा हो जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आया हो, वो बर्थडे में या कभी ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, आया था एक बार, हम लोग गए थे शाकुंभरी मंदिर सहारनपुर, और ये शायद 9th क्लास में था उस टाइम। हमारे पास फीएड थी, हम लोग फीएड से गए, और क्योंकि मधुर चलाता था, मधुर को इससे बड़ा था तो उसने जब चलाता था वो थोड़ा थोड़ा, इसको क्या गुस्सा, कहते मुझे गाड़ी चलानी है। बहुत मना किया, इन्होंने मना किया, मैंने मना किया, मधुर ने मना किया कि नहीं। उसने गाड़ी की चाबी ले ली और गाड़ी को उसने बीच सड़क पे कर दिया। अरे मतलब सड़क छूटी थी, मतलब इस वक्त तो ऐसा लगा था उस वक्त तो कि या तो उसका गला घोट दो या हम गाड़ी से उतर जाए। मतलब इधर से भी ट्रैफिक उधर से भी ट्रैफिक, बीच में फंस गया, वो गाड़ी रोक दी उसने। स्टार्टिंग उससे मतलब क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि इतनी परफेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी हम खून का घूंट पी गए कि हम सड़क पे क्या करें। तो गुस्सा तो बहुत आया। ये सेम क्वेश्चन आपसे, उसने जी सेम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार ये ना ज्यादा हो रहा है, अब इसको ना डांट या मार पड़नी चाहिए, वैसा कोई वाक्य? तो मारा है। सर, एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा। हाँ, आपने तब आए थे घर देखा था, हमारा घर बहुत बड़ा था, तो पीछे के आधे पोर्शन हम लोग किचन गार्डन अपना किया करते थे। तो मेरे को सब्जी वगैरह बोने की पैदा करने की शौक था, तो मैं टमाटर की पोत पीछे लगाई हुई थी, मैं तो गुड़ाई कर रहा था उसकी। हाँ, हाँ। तो गुड़ाई में खुरपी चलाते हैं, तो मैं कर रहा था, तो ये सोची उसने, मेरे पीछे खड़ा था कि पेड़ काट रहे हैं। तो मैंने आगे गुड़ाई के साथ पेड़ पीछे पेड़ उखाड़ना शुरू कर दिया। मैंने उसको डांटा, हूँ तू पेड़ उखाड़ रहे हो, आप भी तो उखाड़ रहे हो। मैं तो नहीं उखाड़ रहा हूँ, आप उखाड़ रहे हो। अब मेरे को आया गुस्सा था, उसको थप्पड़ लगाया। तो थप्पड़ लगाते एक पेड़ और उखाड़ दिया उसने, मैंने फिर थप्पड़ लगाया, मैंने फिर उसको एक पेड़ उखाड़ दिया। कहते पापा जब तक आप थप्पड़ बंद नहीं करो मैं पेड़ उखाड़ते रहूंगा। बाप रे। जिद्दी तो बहुत था। तो जिद्दी था। कभी आपको ऐसा लगा कि ये आर्मी में जाना चाहता है, बचपन में ही रुझान है आर्मी के प्रति, या अचानक से आपको एसएसबी के टाइम में पता चला कि अच्छा ऐसा भी एक इंटरेस्ट है इसका? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन बचपन में क्योंकि हमारे आर्मी का कोई वो ही नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था आर्मी का। क्योंकि मेरे एक चाचा जी थे, वो कहीं अभी गए थे एयरफोर्स में, तो मेरे फादर ने विद इन 6 मंथ उनको मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब अपनी हमारी दादी का एडमिट करा कर उनको निकाल लिया था। और फिर वो जनरल मैनेजर रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, तो वो भी नहीं गए थे। तो हमें ये लगता था कि आर्मी बहुत डरावनी चीज है, यहाँ मतलब जाने के बाद आदमी वापस नहीं आता या कुछ है। तो हमारी फैमिली में से कोई आर्मी में नहीं था, अभी भी नहीं है, और इससे पहले भी नहीं था कभी, वही पहला था। हाँ, लेकिन एक दफे हम लोग, जब हमारे पास 2 व्हीलर था, तो ये बड़े वाला तो अपने मामा के साथ चला गया स्कूटर पे बैठ के, हम उसको लेके आ रहे थे। तो बीच में कहता है कि मम्मी अब मैं तो आपके साथ रहूंगा नहीं। मैंने कहा, बहुत छोटा था तब, शायद फर्स्ट सेकंड में ही पढ़ता होगा। मैंने कहा क्यों? कह लेंगे नहीं, मुझे तो बहुत पैसे कमाने दूर जाना पड़ेगा, और आपकी देखभाल तो भैया ही करेगा। और मैंने कहा वो अकेला क्यों करेगा? कहते नहीं, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा, खर्चा भेजता रहूंगा, और मैं रहूंगा नहीं आपके साथ। तो उस टाइम कौन पेरेंट्स ध्यान देता, सोचा बच्चे बात कर रहा है ऐसे ही कर रहा होगा। अब आकर के वो बातें रिवाइज होती है कि शायद उसके मन में अंदर से कुछ फीलिंग्स थी जो उसने बड़े होकर के वो अपनी पूरी की। राइट। तो मैं कह नहीं सकती इस बारे में कि उस टाइम उसका क्या व्यू था, तो जब क्योंकि 6-7 साल के बच्चे का कुछ। जब वो एसएसबी क्लियर करके आए तो गेट पे आप लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे या डांटने के लिए खड़े थे? कुछ हो ही नहीं सकता था। जब उसका डिस्टेंस फाइनल था तो डांटने का सवाल पैदा ही नहीं होता था। जो बच्चा थोड़ी छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ दिया उसने, इतना कॉन्फिडेंट है में जाना है आर्मी के अंदर, तो फिर तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। फिर भी हमारे मन में डर रहता था उसकी तरफ से बहुत ज्यादा। फिर हमने उसके साथ बहुत मेहनत हमने करी। बहुत ध्यान रखा उसका। एनडीए में जब उसका अच्छा ग्रेड आया पहले फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तो हमने कहा तो एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, थोड़ा सा पीसफुल लाइफ है। कहते नहीं पापा, फौज में तो फौज मतलब तो इन्फेंट्री है, अरे अरे। मुझे फौज में जाना है, इन्फेंट्री में ही जाना है, और इन्फेंट्री में मेरे को कमांडो बनना है। तो ये उसके अंदर इनर इंस्टिंक्ट शुरू से ही था, मेरे को कमांडो ही बनना है। और उसी पैशन में उसने अपना जो ट्रेनिंग पीरियड था आईएमए का, एनडीए का, वो बड़े डिस्टिंक्शन से क्वालिफाई किया उसने। तो बॉक्सिंग का चैंपियन भी रहा, स्विमिंग में बेस्ट स्विमर रहा, हॉर्स राइडिंग का चैंपियन रहा। आईएमए के अंदर भी हॉर्स राइडिंग का चैंपियन था। तो आईएमए उन दिनों आपके महाराजा जय सिंह थे, भवानी सिंह जी, तो ये वहां पर उन दिनों उनकी पोस्टिंग थी, वहां पर कर्नल थे। तो उनका एक पेट स्टूडेंट था, हॉर्स राइडिंग था। तो वो तो इंडिया के पाने में पोलो प्लेयर थे, कर्नल भवानी सिंह। तो इसको बहुत प्यार करते थे। पूरी ट्रेनिंग इसने हॉर्स राइडिंग की उन्हीं के साथ सीखी थी। तो जो भी काम करता था परफेक्शन से करता था, ये नहीं कि उसको बीच में छोड़ दिया उसने। उसका मेडिकल में कैटेगराइज था, जब वो आया वहां से आया भोपाल से, तो जॉन्डिस था उसको बहुत सीरियस। उसने मेरी जान खा ली कि मुझे मतलब मेडिकल कराओ। रोजाना मैं यहाँ से लेके जाती थी उसको आर्मी हॉस्पिटल, और जाकर के उसका जो है
जो भी टेस्ट होता था। और फिर हार के जो है वहाँ एक डॉक्टर थे हमारे रिलेटिव, मैंने उनको कहते आप उनको कहते ही नहीं है, जानबूझ के मेरे को पास नहीं कर रहे, मुझे उसी सेशन में जाना है, मुझे डिले नहीं होना। फिर वहां से उसकी रिपोर्ट ठीक हुई और वो तभी चला गया। तो आपके मन में तो बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस रहता होगा कि बेटा ट्रेनिंग में क्या चल रहा है, कुछ ऐसे आपको शेयर करते थे कि पापा थोड़ी लाइफ टफ जा रही है ट्रेनिंग पीरियड में, या हमेशा क्या रे सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है? कभी कुछ नहीं कहा उसने, कभी कुछ नहीं बताया, हमेशा हंसता रहा है, कहना बड़ा अच्छा लाइफ चल रहा है, बड़ा एंजॉय करने लगा हुआ है। कभी ये नहीं कहा हार्ड लाइफ है। जिंदा लेकिन उसके फिजिक को देख के, उसके जो बॉडी पर निशान होते थे इंजरीज वगैरह के, हमको लगता था वो टफ लाइफ जी रहा है। जब एनडी में था, वो सेकंड सेशन में उससे मिलने के लिए गया, तो वो पूरा घबराता हुआ मेरे पास आया मिलने के लिए। तो वो रोप पे चढ़ते हैं ना ऊपर, तो तब नया नया प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो सारी जांघें छिली हुई थी उसकी, पूरी छिली हुई थी। अरे ये क्या कहना, कुछ नहीं, रूटीन में है, ऐसा तो होते रहता है। और उसने ये कहा कि आप ऐसा करना, या आप तो आगे मम्मी को मत भेजना, कि वो आएंगे तो मम्मी देख के पाएंगे, रोने लगेंगे फिर। बिल्कुल। तो इसलिए ये कभी एनडी नहीं, आईए में भी गए हैं एक दो बार हम लोग, एनडी ये कभी नहीं गई थी बहुत लोगों से पहले। 3 साल जब तक वो एनडीए में रहा, कि वो आएंगे तो मम्मी देख के पाएंगे, रोने लगेंगे फिर। बिल्कुल। तो इसलिए ये कभी एनडी नहीं, आईए में भी गए हैं एक दो बार हम लोग, एनडी ये कभी नहीं गई थी बहुत लोगों से पहले। 3 साल जब तक वो एनडीए में रहा, मैं बिना सो के एक भी रात नहीं सो रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम इतनी लविश लाइफ यहाँ जी रहे हैं, रजाई में सो रहे हैं या इसी में सो रहे हैं, अच्छा सा खाना बन रहा है, हम लोग ठीक से खा रहे हैं, वो पता नहीं कैसे रह रहा होगा, उसको रात में भाग रहा होगा, कहीं पनिशमेंट मिली हुई होगी उसको सोने को नहीं। तो ये सब चीजें आकर के दिमाग की आंखें भरी रहती थी। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो सुख में होगा 3 साल एनडीए में। तो जैसे बताते थे लोग कि टफ लाइफ तो होती है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं पूरी ट्रेनिंग को, इतनी टफ ट्रेनिंग होती है वहां पे। अगला एक क्वेश्चन है मेरा, मैं चाहूंगा, शायद आप लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की है। उनकी जो शादी हुई वो उन्होंने वहीं पे अपने ही आर्मी में ही एक ऑफिसर थी उनसे की, तो आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि चलो हम पसंद करते हैं, आप लोगों ने छोड़ दिया था कि जा तू ही पसंद कर, तू ही शादी कर? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से करते, लेकिन हम उसने कर ली तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम उसको खोना नहीं चाहते थे, बच्चे को नहीं खोना चाहते, क्योंकि एक जिद मान लीजिए बच्चा कर रहा है और उसको करनी है, तो ठीक है तुम कर लो, लेकिन हम नहीं करेंगे अपनी मर्जी से। बाद में हमने एक्सेप्ट उसको कर ही लिया विदिन ए मंथ थी, और जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज थी वो सब हमने पूरी की। बाकी ये उसकी अपनी इच्छा है बेटी की कि वो कितना हम लोग को सपोर्ट करे। अब आते हैं आपके दोनों बेटे के, कैसा था, मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता था या बहुत ज्यादा ही प्यार था, कभी लड़े नहीं? आपने बीच में कभी जाके कभी रोका उन दोनों को, कि कभी हुआ आपके सामने में कि दोनों नहीं, आपस में लड़ते खूब थे, खूब दंगा करते थे, लेकिन जैसे हम दोनों को देखते थे ना, तो लड़ना बंद कर देते थे, बिल्कुल ऐसे इनोसेंट हो जाते थे जैसे कोई बात नहीं हो रही आपस में। अरे वाह। तो जैसे हम वहां से हटे, अपना फिर दोबारा लड़ना शुरू कर दिया करते थे। लेकिन हमारे सामने बड़े अच्छे बच्चे बनते थे, जैसे बड़े प्यार से रह रहे हैं दोनों भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोनों में अफेक्शन बहुत था एक दूसरे के लिए। दोनों ट्रेन करते ही थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों। एज गैप बहुत कम था ना, इसलिए दोनों बराबर से थे सिबलिंग्स की तरह। वो घर भी आता था तो मेरे घर से 10-10, 15-15 घंटे में लैपटॉप पे बैठा वार गेम्स खेलता रहता था परफेक्शन के लिए, क्योंकि कोविड ऑपरेशन वगैरह के लिए उसको अपना ब्रेन अपडेट रखना था। तो जितने भी बड़े बड़े वार गेम्स होते थे इंटरनेशनल लेवल के, सबकी सीडी कैसेट उसके पास में थी और उसी में लगा रहता था हमेशा। आप अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई है कि उनपे एक फिल्म बन रही है इफ्तिकार भट्ट करके। तो इफ्तिकार भट्ट वाला जो किस्सा है वो उसी किस्से की वजह से उन्हें सेना मेडल भी मिला था, अगर मैं गलत ना हूं तो। नहीं, ठीक है। हाँ, तो सेना मेडल मिलने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, पूरा मिशन ऐसे था, क्योंकि अब तो पूरा देश जानता है। मेरे को आज तक जब तक किताब पब्लिश होकर नहीं आ गई मार्केट में, हमें पता नहीं था। किताब पब्लिश होने के बाद पता लगा हमको कि ऐसा ये ऑपरेशन सबको किया हुआ होगा। भाई को पता था, भाई को और भाभी को पता था, वो उन्होंने भी आप लोगों को नहीं पता? इन लोगों ने टॉप सीक्रेट नहीं, मना किया हुआ था, पेरेंट्स को पता था, पता कि उसी दिन आप मतलब मुझे रोक देंगे। तो उस टाइम उसको पैर में गोली भी लगी थी सेना मेडल टाइम में, शायद मैंने सुना है, वो भी मुझे बाद में पता चला है, आफ्टर सेक्रीफाइस। सेना मेडल के टाइम में गोली भी लगी? वो भी नहीं,
नहीं किसी और ऑपरेशन में लगी किसी थी, ऑपरेशन लगी थी उससे मतलब पहले किसी ऑपरेशन में लगी थी। ये नहीं पता कब उसके लगी भाई है। को पता था, हमें नहीं बताया था उसने। मतलब उसकी ओके। तभी उसको उसने एलिमिनेट किया था जब उसको गोली लगी थी। ये भी हमें पता 1 to 1 नहीं। काउंटर था इस आदमी उसके पैर के साथ में, तो उसके पैर में गोली लगी थी, इसने मार दिया था, उसको मार डाला था उसको। इसलिए हमें वो भी नहीं बताया था कि तो हमें कभी नहीं बताया, कभी पता नहीं कितने ऑपरेशन किया हुआ है उसने। हमें कुछ नहीं पता इस कभी बारे कुछ में। नहीं हमें ये भी नहीं पता होता था कि आज रात को वो कहाँ है। इसलिए रात को हम तो इतने बेवकूफ थे, हम रात को फोन या शाम को नहीं करते थे। हमने सोचा अब रात सो रहा होगा, सारे दिन तो परेशान रहते। हमें क्या पता 24 आवर्स ऑपरेशन चलते हैं। कि हमें तो इतना फौज की ज्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। समझ रहा हूँ मैं, समझ ठीक है। रहा हूँ। और ये मामले में आपकी आपकी छोटी पोती भी कह रही है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगी, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं बिल्कुल ज्वाइन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हम यूज तो हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको जाना है वो जाएगा। आप तब तो देखिए सड़क पर भी आदमी गिर के मर जाता है एक्सीडेंट से, तो ठीक है उसकी लाइफ इतनी थी। अब हम भी सेटिस्फाइड है बिल्कुल कि जो उसने किया वो शायद आज उसी की वजह से आप हमारे सामने हैं, हम आपके सामने हैं, हम पब्लिक के सामने हैं। लोग हमें जानते हैं कि वी आर द पेरेंट्स ऑफ सर मोहित शर्मा। अदरवाइज हमें तो कोई नहीं जानता था, हम निकलते थे घर में घर से बाहर। अरे अभी कुछ मैं जो आया था आपके यहाँ, तो बात हो रही थी मेरी आपकी बड़ी जी। पोती से, तो उसने भाई माँ ने बताया कि अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि ये रोड तेरे पापा का है, तो बोलेगा नहीं मेरे पापा का तो नहीं बट मेरे चाचा का है। तो वो भी एक अपने आप में बहुत प्राउड वाली फीलिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ वो जान के। बहुत कुछ दे गया वो हमें। बहुत कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो देश को दिया है अपने शौर्य से, जो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है पूरे देश के यूथ के लिए, पूरे यंग जनरेशन के लिए, वो कभी भी कर्ज हम लोग नहीं चुका पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर मेरी लाइफ में कोई एक सच्चा हीरो है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सच्चे हीरो का मतलब है मेजर मोहित शर्मा। एक तो शहीद के बच्चों को तो असिस्ट करने के लिए पूरे समाज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। जैसी भी इसकी कैपेबिलिटी हो, उनको बिना किसी हेजिटेशन के उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए, क्योंकि उनका जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी है, उसके लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकती कि हम उनके जो अधूरे काम है उनके बच्चों की वजह से हम उन्हें पूरा करने में सहयोग दे सकें। बिल्कुल। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे उस परिवार को, उस परिवार के बच्चों को और देश की यूथ को? नहीं ये तो है, जो भी मतलब पेरेंट्स जिसके फादर नहीं है, सिंगल मतलब मदर रह जाती है और उसके पास मान लीजिए 2 या 1 जो भी बच्चा है, उसको कहीं भी जहां भी वो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। और उसका खाना रहना हॉस्टल जो भी है उसको बोर्डिंग सब कुछ फ्री होना चाहिए। बोर्डिंग कुछ क्योंकि मदर को क्या मिलता है क्या नहीं गवर्नमेंट से ये नहीं मालूम, लेकिन जितना उसको मिलता है उससे उसका पूरा नहीं हो पाता। तो बच्चों की तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और जहां भी वो पढ़ना चाहिए। मैं पिछले ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी जहाँ भी हो इनके अपने कुछ कोटा फिक्स होने चाहिए जिससे इनको जो प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल। तो ये मेरा अपना मानना है कि क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, बिना फादर के उनको सपोर्ट मतलब चाहिए तो स्कूल सपोर्ट करेगा ना जब वो कोडिंग में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही वहाँ वार्डन भी होंगी, स्कूल के टीचर्स भी होंगे, उनको हेल्प भी मिलेगी और ये उनका सब कुछ फ्री होना चाहिए, ड्रेसेस भी फ्री होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम उनको फ्री होना चाहिए। इस तरीके से मधुर भैया ने पूरे परिवार को संभाला है और पूरे परिवार को एकदम एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक बड़ा भाई क्या क्या कर सकता है आपके रहते हुए, आपके ना रहते हुए भी। वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस देश के लिए। तो मेरे लिए वो शख्स, वो जवान, वो योद्धा ही सिर्फ एक योद्धा नहीं है इस देश का, उस परिवार का हर एक सदस्य, आप बड़े भैया, मधुर भैया और पूरा परिवार, आप सब एक योद्धा हैं और पूरा देश आपको इस चीज के लिए सैल्यूट करता है। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं सब। मैंने पहले कहा आपको कि हमारे लिए हीरो का मतलब होता है मेजर मोहित शर्मा, और वैसे कितने जवान जिन्होंने इस देश के लिए जान दी है, उन सबको हम लोग हमेशा सैल्यूट करते हैं। और एक गर्व महसूस होता है कि हम उस भारतवर्ष में पैदा लिए हैं जिस भारतवर्ष ने मेजर मोहित शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर शूरमा पैदा किए हैं। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।